मेरे प्यारे बच्चे, आइए मैं आप लोग को एक शेर सुनाता हूँ कि बारिश से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। कि बारिश से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। शोहरत की शिखर को चलने के लिए भी घुटनों के बल चलना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर आप अपने सर को आने वाले फ्यूचर में उठा करके चलना चाहते हो, सर को ऊपर उठा करके चलना चाहते हो, सीना तान करके चलना चाहते हो, तो यही सही समय है कि आप अभी सर को झुका करके पढ़िए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, जब आप सर को झुका करके पढ़ोगे ना, तभी आने वाले समय में अपने सर को उठा करके चल पाओगे इस दुनिया में। आइए, यह पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बड़ी प्यार से पढ़ेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले आइए देखते हैं कि स्वीटेस्ट का मतलब क्या होता है। बच्चे, स्वीटेस्ट का मतलब होता है मिठास, लेकिन यहाँ पर जिस स्वीटेस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होगा प्रियतम। लव मतलब प्यार होता है, आपको पता है। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। बच्चों, ये गो देख रहे हैं ना, ये ओल्ड इंग्लिश के शब्द हैं, ठीक ना। तो अब जब मॉडर्न इंग्लिश आई तो ओल्ड इंग्लिश के शब्द में कुछ बदलाव कर दिया है। अब गो का स्पेलिंग GO होता है, ओल्ड इंग्लिश में GOE होता है। ओके, तो ऐसे जो शब्द मिलेंगे हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएट्री में कवि जो जॉन डॉन है, इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, ठीक ना। और वह अपनी जब प्रेमिका से दूर जाने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, जुदा होने लगते हैं, तो उनकी प्रेमिका उनके लिए रोने लगती है, तड़पने लगती है, चिंता करने लगती है और उनकी जुदाई को सह नहीं पाती है। तो बच्चों, जिन शब्दों के माध्यम से कवि जॉन डॉन ने अपनी बिलवेड को, अपनी प्रेमिका को, अपने दिलो जान से चाहने वाली प्रेमिका को मनाने की कोशिश किए है, वही शब्द इस पोएट्री में पढ़ना है, ज़्यादा विशेष नहीं है। ओके, सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जॉन डॉन के बारे में, यानी इसके जीवनी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं, ऑब्जेक्टिव इससे कई बार एग्जाम में आ चुका है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे हम लोग। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। प्यारे बच्चों, जॉन डॉन साहब का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड एस्टेटिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। बच्चे, पायनियर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है शुरुआत करने वाला, खोज करने वाला, ठीक ना, जिसे अग्रीण बोलते हैं या आम भाषा में अगुआ भी बोला जाता है, ठीक ना। न्यू मतलब नया, काइंड मतलब प्रकार होता है, लिरिकल का अर्थ होता है बाबू मनोभावात्मक कविता, जिसे आप गीत भी बोल सकते हो। एस्टेटिकल का अर्थ होता है बाबू व्यंग्यात्मक कविता, जिसमें व्यंग किया गया हो। वर्स का मतलब कविता होता है। कल्ड मतलब कहा जाता है। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, यानी आध्यात्मिक का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जिसमें जन्म मृत्यु को दर्शाया गया हो, वो आध्यात्मिक होता है। तो देखिए, जॉन डॉन साहब का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ और 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जॉन डॉन, जिसे मेटाफिजिकल कहा जाता है, तो इन्होंने एक नए प्रकार के मनोभावात्मक कविता और व्यंग्यात्मक कविता की इन्होंने क्या की, शुरुआत की, जिसे मेटाफिजिकल कहा जाता है। यानी जॉन डॉन को मेटाफिजिकल कवि कहा जाता है। तो इन्होंने एक नए प्रकार के मनोभावात्मक कविता, एक नए प्रकार के व्यंग्यात्मक कविता की इन्होंने शुरुआत की। कौन? जॉन डॉन साहब ने। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या देखा बाबू कि जॉन डॉन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है, याद रखेंगे इतनी बातों को। वाज born in London into a prosperous Roman Catholic family। बच्चे,
इनका जो जन्म हुआ था तो लंदन में हुआ था। ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम। बच्चों ट्रेडर्स का मतलब होता है व्यापारी, और ये प्रोस्पेरस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है समृद्ध, खुशहाल या धनी मनी कह सकते हैं। तो इनका जन्म लंदन में बहुत ही धनी मनी, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही मतलब खुशहाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। रोमन कैथोलिक परिवार में यानी क्रिश्चियन परिवार में इनका जन्म हुआ था। और वह जो परिवार था ना ट्रेडर्स था, पेशे से क्या था बाबू, व्यापारी था। यानी वह परिवार पेशे से व्यापारी था लेकिन बहुत समृद्ध था, बहुत धनी मनी था, बहुत मतलब खुशहाल परिवार में इनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, यहाँ तक तो सब ठीक है। एट टाइम When England was staunchly anti-Catholic, बच्चे ध्यान देंगे यहीं पर। staunchly का मतलब होता है सख्त रूप से, एंटी मतलब खिलाफ या विरुद्ध, कैथोलिक मतलब क्रिश्चियन धर्म के। यानी जिस समय इनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में, तो उस समय इंग्लैंड जो था ना वो क्या था, सख्त रूप से कैथोलिक धर्म के खिलाफ था। यानी क्रिश्चियन धर्म के इंग्लैंड क्या था, खिलाफ था। और इनका जन्म क्रिश्चियन धर्म में ही हुआ था, ध्यान देंगे। जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। बच्चों और इनका जन्म क्रिश्चियन धर्म में हुआ था, और इनके धर्म के चलते जॉन डन साहब को फोर्स्ड, बाध्य करके, बलपूर्वक, यानी ये कहे कि इनकी बाहों को खींच करके लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया था विदाउट डिग्री, बिना डिग्री हासिल किए। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्योंकि ये कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे। यानी बच्चों इनके धर्म के चलते ही इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया था, बिना शिक्षा पूरी हुई। यानी इनकी अभी शिक्षा भी पूरी नहीं हुई थी, आधी अधूरी ही शिक्षा ग्रहण किए हुए थे, तभी इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाध्यपूर्वक, बलपूर्वक इनको निकाल दिया गया कि तुम जैसे लोगों के लिए इस यूनिवर्सिटी में कोई जगह नहीं है। अब सोचिए उनके दिलों पर क्या कुछ उस दिन गुजरती होगी जिस दिन इनको बलपूर्वक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया होगा। प्यारे बच्चों, मैं एक शब्द यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारा या आपका जन्म किस धर्म के मानने वाले, किस भाषा को बोलने वाले परिवार के बीच होता है, क्या यह हमारी और आपकी बस की बात है? बिल्कुल नहीं। ये तो भगवान की बस की बात है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, किस देश में होगा, किस परिवार में होगा, किस भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच होगा। ये तो हमारी और आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन बेचारे जॉन डन साहब को अपने धर्म की वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया, और ये बेचारे इनकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ का अन्याय है जी? लेकिन ऐसा ही हुआ। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। बच्चों थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, यानी ये आगे चल कर के इन्होंने स्टडीड यानी अध्ययन किया, लॉ कानून की पढ़ाई इन्होंने किया, एंड रीड थियोलॉजी और धर्मशास्त्र के बारे में इन्होंने पढ़ाई किया। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नावल एक्सपेडिशंस एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबेल। बच्चों यहाँ से देखेंगे, ही आल्सो पार्टिसिपेटेड, इन्होंने हिस्सा भी लिया इन 2 नावल। नावल का अर्थ होता है बाबू नौसेना, यानी ये नौसेना विभाग में 2 बार हिस्सा भी लिए। एक्सपेडिशन का मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई लंबी खोज यात्रा, यानी किसी चीज़ को खोज करने के लिए ये 2 बार नौसेना में भी हिस्सा लिए। एंड और बिकेम, और वह बन गए सेक्रेटरी, सचिव बन गए, टू ए पावरफुल नोबल। बच्चों ये नोबल देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है अमीर वर्ग के व्यक्ति या अभिजात वर्ग के व्यक्ति, यानी ये बहुत ही एक अमीर व्यक्ति के, एक शक्तिशाली व्यक्ति के सेक्रेटरी बन गए। यानी इनकी ये कहिए तो इनकी एक जॉब मिल गई, इनकी एक नौकरी मिल गई। किनको? जॉन डन साहब को। किसके पास? एक नोबल व्यक्ति के पास, यानी एक अमीर व्यक्ति के पास इनकी क्या हो गई बाबू? नौकरी मिल गई। किस चीज़ की? सेक्रेटरी की। याद रखेंगे। बट देखिए दुर्भाग्य की बात क्या हुई, ए जॉब ही लॉस्ट
इनको अपने जॉब को भी खोना पड़ा। इनको जो सेक्रेटरी की नौकरी मिली थी ना, तो इन्होंने अपने उस नौकरी को भी खो दिया। कब? जब ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रन्स नाइस। बच्चों ध्यान देंगे, नाइस का मतलब होता है भतीजी, पैट्रन्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है आश्रयदाता, यानी जिसके पास ये काम करते थे तो उनका वो क्या हुआ? आश्रयदाता हुआ। तो बच्चों ये जिनके पास काम करते थे सेक्रेटरी का, तो अपने ही आश्रयदाता के नाइस यानी भतीजी से इनको प्यार हो गया, लव हो गया, प्रेम हो गया। किनको? जॉन डन को अपने ही आश्रयदाता के भतीजी से प्रेम हो गया। और उनकी भतीजी का नाम क्या था? अन्ना मोर। जी हाँ, उस लड़की का नाम था अन्ना मोर, यानी इनको अन्ना मोर नामक लड़की से प्रेम हो गया, प्यार हो गया। और सेक्रेटरी मैरिंग, और गुप्त रूप से चुपके से इन्होंने शादी भी कर लिया। और जब इस बात का पता इनके आश्रयदाता को चली ना, तो उन्होंने इसे जॉब से भी निकाल दिया और ब्रीफली थोड़े समय के लिए सेंट टू प्रिजन, इन्हें जेल भी जाना पड़ा, इन्हें कारागार भी जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनकी ही अपनी ही आश्रयदाता के भतीजी से क्या कर लिया था बाबू? शादी कर लिया था। तो बेचारे की नौकरी भी चली गई, ठीक ना, और थोड़े समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। यानी ज़्यादा समय तो नहीं गए, लेकिन थोड़े समय के लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुप्त रूप से शादी कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। इन 1615, बच्चों 1615 ईस्वी की बात है। एट द एज ऑफ 42 ईयर्स ओल्ड, उस समय इनकी जो उम्र थी ना 42 वर्ष की थी। यानी 1615 ईस्वी में उस समय जॉन डन साहब की उम्र 42 वर्ष की थी। जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। बच्चे ध्यान देंगे, ऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी चर्च के पुरोहित बनाने की प्रक्रिया या अनुष्ठान बोल सकते हैं। तो इन्होंने 1615 ईस्वी में 42 वर्ष की उम्र में एंग्लिकन चर्च में इन्होंने पादरी का पद स्वीकार किया। यानी इन्होंने ऑर्डिनेशन को क्या किया? स्वीकार किया, ये पुरोहित बन गए। एंड और देखते ही देखते बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। बच्चों प्रीचर्स का अर्थ होता है उपदेशक, और देखते ही देखते जॉन डन साहब अपने समय के सबसे महान उपदेशकों में से एक बन गए। कौन? जॉन डन। कब? 1615 ईस्वी में। ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू। इन लव, यानी इन्होंने अपने लव में, लिरिसिज्म का अर्थ होता है मनोभावात्मक कविता, अपने लव में और अपने मनोभावात्मक कविता के प्रति जॉन डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रेचन ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपरा, पेट्रेचन का मतलब होता है पुरानी। यानी इन्होंने अपने लव के प्रति, इन्होंने अपने मनोभावात्मक कविता के प्रति अपनी पुरानी परंपराओं से ये पूरी तरह से नाता तोड़ लिए, बिल्कुल नाता तोड़ दिए। यानी इतना ये सुंदर लव पोएम लिखते थे, यानी इतना अपने मनोभावात्मक कविता लिखते थे कि इन्होंने अपने लव में और अपने मनोभावात्मक कविता के प्रति इन्होंने पुरानी परंपराओं से नाता ही तोड़ लिया। और इंट्रोड्यूसिंग, इन्होंने पूरे विश्व को परिचय दिया एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोक्वल टोन। बच्चों इंटेलेक्चुअल का अर्थ होता है बौद्धिक, कोलोक्वल का मतलब होता है आम बोलचाल का स्वर, ठीक है ना। जैसे हम आम बोलचाल का स्वर समझते हैं ना, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं, तो इन्होंने बौद्धिक और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके इतना सुंदर लव पोएम लिखा, इतना सुंदर लव पोएम लिखा कि इनके जैसा दुनिया में कोई लिखने वाला लव पोएम वाला कवि ही नहीं था। यानी इस प्रकार इन्होंने बौद्धिक और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके पूरी दुनिया को अपना परिचय दिया, ठीक है ना बच्चों। यह लव पोएम के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखेंगे। हिज लव पोएम्स, बच्चों ये अपनी कविताओं में यूज करते हैं द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, यानी विज्ञान और भूगोल की नवीनतम खोजों को ये अपने लव पोएम में क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जॉन डन अपनी कविताओं में क्या यूज करते हैं?
तो विज्ञान और भूगोल की नवीनतम खोजों को ये अपने कविताओं में सम्मिलित करते हैं। टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद द वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। और ये जो अपने कविताओं में साइंस एंड ज्योग्राफी, विज्ञान और भूगोल की नवीनतम खोजों को प्रयोग करते हैं ना, तो इनके जुनून को कंबाइन करता है, मिलाती थी, इनके जुनून को क्या करती थी, जोड़ती थी विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। बच्चों, वर्बल का अर्थ होता है शाब्दिक, इंटेलेक्चुअल का अर्थ होता है बौद्धिक। ये शाब्दिक और बौद्धिक, टीचिंग का अर्थ होता है चिढ़ाना, लेकिन बच्चे कभी लोग चिढ़ाते नहीं है, व्यंग करते हैं, ठीक ना। तो ये शाब्दिक तथा बौद्धिक व्यंग करके इन्होंने ये शाब्दिक तथा बौद्धिक व्यंग करके इनकी कविताएं जो होती है, जिसमें ये साइंस एंड ज्योग्राफी की लेटेस्ट डिस्कवरीज का यूज करते हैं, तो ये शाब्दिक तथा बौद्धिक व्यंग करके इनकी जुनून को क्या करता है, जोड़ती है इनकी कविताएं। जॉन डन इज वेल नॉन, यानी जॉन डन जिसके लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए फेमस है पूरी दुनिया में, फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। बच्चों, ये सॉन्ग्स का मतलब होता है गीत, और सोनेट्स देख रहे हैं ना, ये 14 लाइन्स की पोएम होती है, 14 लाइन की पोएम्स होती है, ठीक ना। तो ये गीत भी लिखते हैं, सोनेट्स भी लिखते हैं, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए भी ये पूरी दुनिया में विख्यात हैं। सटायर्स एंड द इलेजीज। बच्चों, सटायर्स का मतलब होता है व्यंग्यात्मक कविता जिसमें व्यंग किया गया हो, और इलेजीज का मतलब होता है शोकपूर्ण, जिसमें शोकपूर्ण बातें लिखी गई हो। तो सटायर्स एंड इलेजीज के लिए भी ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एंड सरमन्स। बच्चों, सरमन्स का मतलब होता है उपदेशक, जिसमें उपदेश दिया गया हो, तो इसके लिए भी यह कवि क्या है, बहुत ही जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस है। एक बार इस लाइन को मैं फिर रिपीट करता हूँ बच्चों, अगर एग्जाम में आ जाए कि जॉन डन इज वेल नॉन, जॉन डन किसके लिए जाने जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सटायर्स एंड द इलेजीज के लिए, एंड सरमन्स के लिए ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में क्या है, फेमस है। जेन्युइन पोएट्री फीलिंग्स हॉर्स मीटर्स। बच्चों, जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक, पोएट्रिक का मतलब कविता, फीलिंग्स का मतलब भाव, यानी कविता का वास्तविक भाव क्या है, इसे दिखाने के लिए हर्ष मीटर्स का मतलब ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए एक पैमाना होता है भाई साहब। जैसे दूध को मापना है तो आप लीटर से मापोगे जी, बुखार को मापना है थर्मामीटर से मापोगे। तो कविता को कैसे मापा जाए बच्चों, कविता को तो माप नहीं सकते हैं, उसकी जेन्युइन फीलिंग को बता सकते हैं। तो ये अपने कविताओं को जेन्युइन फीलिंग्स को बताने के लिए इनकी कविताएं में स्ट्रेंड एंड बिमिजिकल इमेजेज होते हैं। स्ट्रेंड का अर्थ होता है तनावपूर्ण, और विमिजिकल का अर्थ होता है सनकी, यानी इनकी कविताओं में तनावपूर्ण बनी हुई स्थिति, तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई होती है ना, और जो विमिजिकल, जो सनकी टाइप की स्थिति होती है, तो इस प्रकार की इमेजेज इनकी कविताओं में होते हैं। यानी बच्चों, ये अपनी कविताओं की जेन्युइन फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए अपनी कविताओं में तनावपूर्ण जैसी और सनकी जैसी स्थिति वाली इमेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। करेक्टराइज ऑल हिज पोएट्री क्रिएशंस। क्रिएशन का अर्थ होता है निर्मित होना, और ऐसे ही चित्र इनकी सारी कविताएं में भी क्या होती है, निर्मित होती है। यानी अपने सारे कविताएं में स्टैंड एंड इमेजेज, इमेजिकल इमेजेज को यूज करते हैं, जो इनकी कविताओं के जेन्युइन फीलिंग्स को क्या करते हैं बाबू, रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे प्यारे भाई, आज के लिए इतना ही। इसकी हम पार्ट 2 वीडियो लाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पैराग्राफ है उसको हम स्टडी करेंगे। ओके मेरे प्यारे भाई, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य बच्चों के साथ भी शेयर करें, और वाकई में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी किया करें, ताकि मुझसे मोटिवेशन मिलती है, मुझे पढ़ाने में थोड़ा रुतबा बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।